नमस्कार। FM 90.4 मचाओ शोर में मैं सुलभ तिवारी हिंदी साहित्य सभा IIT कानपुर की तरफ से आपके अपने इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आप सभी ने अपने बचपन में अपनी गलतियों और लापरवाहियों की वजह से अपने बड़े भाइयों बहनों से डांट व नसीहत तो पाई ही होगी, है ना? हमें उस वक्त बुरा जरूर लगता है, पर इस डांट में भी हमारी भलाई और बेहतर भविष्य की एक भावना छिपी होती है। वक्त के साथ साथ ये डांट, ये नसीहत एक हसीन याद बन जाती है और कभी कभी लगता है कि अब कोई क्यों नहीं डांटता। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है बड़े भाई साहब, और ये कहानी प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यास सम्राट प्रेमचंद द्वारा लिखित है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दीबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिससे एक आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते, कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। अरे बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने? मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी देखरेख और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्मों को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों, इन सब की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते। कभी कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी तो ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी। इबारत कुछ इस प्रकार थी, ध्यान से सुनिएगा। स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्री युक्त राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वो 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटे मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकड़ियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कभी कोई साथी मिला। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटे मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था, और कभी कंकड़ियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पे चढ़ के नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पे सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा ये सवाल उसी ध्वनि में पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों नहीं निकलती थी कि अरे जरा बाहर खेल ही तो रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसका सिवा कोई इलाज नहीं था कि स्नेह और रोज से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। वे कहते, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक अक्षर तक ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो बहुत दूर की बात है। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देख कर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, ये तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कभी जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी 1-1 दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे ये आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-2, 3-3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़ते सड़ते रहोगे।
अगर तुम्हें इस तरह अपनी उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ, मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। अरे जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत सोच के मुझे चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बन जाता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू किया जाए। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। टाइम टेबल कुछ इस प्रकार होता, प्रातः काल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय और फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना बहुत दूसरी बात है। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, कबड्डी के वे दांव घात और वॉलीबॉल की वो तेजी फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद ना रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार लटकती मालूम, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद कर तिरस्कार ना कर पाऊं। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम भी आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर है। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लिया जाए। अरे आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता रहा और दर्जे में अव्वल भी आ गया। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मविश्वास भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोब मुझ पर ना रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बहुत तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा तो तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी राजा उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी और जो चाहे कुकर्म करे पर अभिमान कभी ना करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे ये अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में ये हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। साहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था।
भीख मांग मांग के मर गया। अरे तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई है। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लगती है, बार बार नहीं लगती। कभी कभी गुल्ली डंडे से भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी तो वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे ना तो दांतों पसीना आ जाएगा, जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 तो हेनरी ही गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गाए। सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी। अरे हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। अरे दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। अरे इन अभागों को नाम भी ना जोड़ते थे, एक ही नाम के पीछे 2यम, 4यम, 5यम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। आ बा सा की जगह आ सा बा लिखा और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयियों से क्यों नहीं पूछता कि आखिर आ बा सा और आ सा बा में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते? अरे दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह? जो पुस्तक में लिखा है चाहते हैं कि लड़के अक्षर अच्छा रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों को रटने से क्या फायदा? इस रेखा पर ये लंब गिरा दो तो आधार लंब से दोगुना हो जाएगा। पूछिए इससे क्या प्रयोजन? अरे दुगना नहीं चौगुना हो जाए, या आधार है मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुरापात याद करनी पड़ेगी। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। अरे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन जरा सी बात पे 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की क्या जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। ये तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को जबरदस्ती ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ भी कहना हो चटपट कहो और अपना रास्ता लो, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए। और पन्ने भी छोटे मोटे नहीं, पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, है उल्टी बात की नहीं। बालक भी इतनी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं है। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, हम युग निर्माता हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, और तब आटे दाल का भाव मालूम हो। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पे पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव। जो कुछ कहता हूँ गिरह में बांधिए, नहीं पछताइएगा। स्कूल का समय निकटता, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा है। अरे जब पास होने पर ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर नहीं भागा यही ताजुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों से मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने दे। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा।
अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो शायद भाई साहब को इतना दुख ना हो, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और मेरे भाई साहब के बीच में केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया और मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 और साल फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा और फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बहुत बलपूर्वक निकाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है जरूर, मगर शायद यह उनके उपदेशों का ही कोई असर है कि दनादन पास होता जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब की भाई साहब बहुत नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से ठान लिया। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वतंत्रता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। मेरी तकदीर बहुत बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ। मुझे कनकव्वे उड़ाने का नया शौक पैदा हुआ और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकव्वे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी, ये सब समस्याएं गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को ये संदेह कतई न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकव्वा लूटने बेतहासा दौड़ा जा रहा। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर जा रहा हो। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही। बालकों की एक पूरी सेना लग्घे और झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने को दौड़ी आ रही। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। सब मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, न ट्राम है, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकव्वे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम्हें उसका कुछ लिहाज नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकव्वे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, कोई शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज ही तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है ना, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो अनुभव है ना, तुम उसकी कभी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम MA, DPhil या DLE ठीक क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने तो कोई दर्जा नहीं पास किया था और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और उन्होंने इस जिंदगी को हमसे ज्यादा देखा है। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए थे, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें उन्हें भले ही ना मालूम है, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हम तुमसे ज्यादा है। दैव ना करे अगर आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, ना घबराए, ना बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बहुत बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते
कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं ना, उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का एक बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सबको मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपए पाते हैं। लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। लेकिन जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, ये गरूर अपने दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब आजाद हो। मैं इस थप्पड़ का प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्त से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ भी फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का पूरा अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, कनकव्वे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी चाहता है, लेकिन क्या करूं? अगर खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकव्वा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था।